वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम है ना जीआईओसी डिस्कशन करेंगे ना, बेसिक से केमिस्ट्री का। सबसे पहले जीआईओसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है जनरल इनऑर्गेनिक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो ओवरलैपिंग क्या होती है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू ऑर्बिटल इज नोन एज ओवरलैपिंग। अब हमें पता है कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स की ना इंटरमिक्सिंग होती है ना। ऑर्बिटल्स मतलब जहाँ पे ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे है ना दो एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, स्फेरिकल शेप होती है। तो इनकी ओवरलैपिंग होती है ना। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, अब दो एस ऑर्बिटल कहाँ होंगे, दो किन्हीं एटम्स, दो एलिमेंट्स के होंगे एस ऑर्बिटल। तो इनकी ओवरलैपिंग से क्या होता है कि उन दो एलिमेंट्स के बीच में ना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो है ना, अगर एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे ना एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और है ना जो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप्ड होता है। तो एस और पी ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है ना, ये हो गई एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। है ना, इससे भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पी और ऑर्बिटल है तो ना ये इनकी होती है एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना, अक्षीय। है ना, एक एक लोग के साथ है ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये पी ओवरलैपिंग हो गई है ना। जब है ना कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल, सपोज करो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है कि है ना दो या दो से अधिक है ना, मतलब सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करके जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की sp3 ऑर्बिटल की s ऑर्बिटल से ये हो गई sp3s और ओवरलैपिंग हो गई। दो sp3 ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये हो गई वो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, sp3 ओवरलैपिंग कहलाएगी। अब जब हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं ना, तो ओवरलैपिंग क्या होती है कि तीन टाइप की होती है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग एंड फेज वाइज ओवरलैपिंग, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या होता है, एक्सियल मतलब अक्ष को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं ना। तो अक्ष के अकॉर्डिंग जो हम है ना मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, अगर उस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल है। इनकी शेप है एस की तो स्फेरिकल, इसकी डबल शेप होती है, इसकी डबल, पी डी ऑर्बिटल की डबल शेप होती है। और एफ ऑर्बिटल की फिर 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है ना, ठीक है। अब है ना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक एक लोब इंटरेक्ट करती है ना, जिससे एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल में बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल में ना दो लोब होती है ना। तो अगर है ना ये एक एक लोब इनकी इंटरेक्ट करेगी एस, है ना, इस दो पी ऑर्बिटल्स की अगर एक एक लोब इंटरेक्ट करेगी है ना, जो भी एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की दिशा में, तो वहां से क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। ये जो बॉन्ड बना है ये इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होएगा, है ना। तो वन वन लोब इंटरेक्शन होती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल का मतलब होता है साइड वाइज, है ना। जैसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने ये ले रखी है ना, और जैसे कि दो पी ऑर्बिटल है, ये हमारे दो पी ऑर्बिटल है ये। तो इसमें जो इनकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ना, इसमें दो दो लोब इंटरेक्ट करती है ना, दो दो लोब इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो दो दो लोब इंटरेक्ट करती है, और कोलेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टू टू लोब इंटरेक्ट करती हैं। और जो फेज वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, फेज वाइज का मतलब होता है फेस वाइज, है ना। फेस वाइज में है ना ये होती है डी ऑर्बिटल्स में होती है, इसमें चार चार, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसमें ना चार चार लोब इंटरेक्ट करती है ना, ये डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल्स की जो चार चार लोब होती है, डबल डबल शेप्ड जो डी ऑर्बिटल होता है, तो उसमें है ना ये एक डी ऑर्बिटल हो गया, ये डी ऑर्बिटल हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये दोनों, है ना, अगर ये जो दोनों दो डी ऑर्बिटल है, जैसे दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है ना, अगर ये दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर ये ओवरलैप करते हैं, जेड एक्सिस क्या है कि इनके परपेंडिकुलर है, तो ये चारों लोब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएगी, है ना, जिससे क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा,
है ना, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ये होता है डेल्टा बॉन्ड, है ना, जो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये हम बताते हैं कि जैसे है ना ऑर्बिटल्स की है ना ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग में कितनी लोब इंटरेक्ट हो रही है, 1 1 लोब की इंटरेक्शन हो रही है, 2 2 लोब की इंटरेक्शन हो रही है, 3 3 लोब या फिर 4 4 लोब की इंटरेक्शन हो रही है। अगर 1 1 लोब की इंटरेक्शन होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 2 लोब की इंटरेक्शन होती है ना तो उससे है ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर 4 4 लोब इंटरेक्शन होती है, फेज वाइज इंटरेक्शन होती है, तो उससे कैसा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब होता है ओवरलैपिंग को, अगर हम डिफाइन करें एक्सियल ओवरलैपिंग को, हियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ ए टू ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ ए टू ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमने जैसे कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली है तो दो ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे ये ऐसे ऑर्बिटल हो गया, दो ऐसे ऑर्बिटल होंगे, तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही है ना इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, है ना। जैसे ये दो ऐसे ऑर्बिटल की है ना अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना 1 1 लोब के इंटरेक्शन हुई, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे दो पी ऑर्बिटल है ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये ना एक दूसरे से ना इनकी जो ऑर्बिटल्स की है ना इंटरमिक्सिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो इससे है ना पीपी बॉन्ड, पीपी सिग्मा बॉन्डिंग हो गई है ना। इसी प्रकार से ये दो डी ऑर्बिटल है ना, तो अगर है ना इन दो डी ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है ना अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये कैसा डी डी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल है, अगर इनकी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे पीडी है ना सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कोलेट्रल और जो है ना साइड वाइज दूसरी होती है कोलेट्रल ओवरलैपिंग, जिससे हमें पता है कि कौन सा बॉन्ड मिलता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हियर ओवरलैप्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना ओवरलैप्स परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज करो ये ना एक्स एक्सिस है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो है ना जो ओवरलैप है ना ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, या तो है ना वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ओवरलैप कर सकते हैं या फिर जेड एक्सिस के अलोंग है ना ओवरलैपिंग कर सकते हैं। मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उससे है ना परपेंडिकुलर है ना जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। जैसे सपोज करो ये है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके जो अलोंग है ना परपेंडिकुलर ये है ना यहाँ पे है ना इसके अलोंग है ना यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। इससे क्या होता है ये पी पाई से दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ना ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, ये पी पाई है ना ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सपोज करो ये डी ऑर्बिटल है, डबल डबल शेप्ड कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल होता है, और ये डबल डबल शेप्ड कौन सा हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। जब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, ये वाली जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ इस ये है ना पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ये है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो इससे कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा। अब पाई बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो एक तो डी ऑर्बिटल है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे। और तीसरी काइंड की ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है, सॉरी है ना। तो अगर दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग रहती है उसे बोलते हैं हम डी पाई है ना पाई बॉन्डिंग बोलते हैं ना। ये पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब होता है फेज वाइज ओवरलैपिंग। फेज वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये भी है ना परपेंडिकुलर, इट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना परपेंडिकुलर ही होएगी ना, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, राइट, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब हमें पता है कि फेज वाइज जो ओवरलैपिंग होता है ना इसमें 4 4 लोब इंटरेक्शन होती है, तो 4 लोब मिनिमम किस में आती है, सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स में ही 4 लोब्स होती है ना, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, सब में है ना 4 4 लोब्स होती है। इनमें तो है ना बिटवीन द एक्सिस होती है ना, बिटवीन द एक्सिस होती है। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। लोब्स इसकी जो होती है, सबको पता है कि इसकी लोब्स इस टाइप से होती है और इनकी जो लोब्स होती है ना बिटवीन द एक्सिस ऐसे होती है। अब जब है ना दो डी ऑर्बिटल्स है जिसमें कि चार चार लोब्स होती है, अगर ये दोनों है ना परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होगी, जब चार चार लोब की ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा ना वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि फॉर इफेक्टिव जो फेज वाइज ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है कि
साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल शुड बी लार्ज। अब जो जैसे ना इफेक्टिव जो फेस वाइज ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है कि जित ऑर्बिटल्स की जितनी ज्यादा साइज होगी, मतलब जितना ज्यादा वो बड़े होंगे ना, उतनी है ना फेस वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव रहेगी। तो है ना जब साइज कैसे चेक करते हैं हम, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना एन, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही है ना साइज ऑर्बिटल का इंक्रीज होता जाएगा। और है ना हम कौन सी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, फेज वाइज, दैट इज डेल्टा है ना ओवरलैपिंग, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए एन इंक्रीज हो रहा है, थ्री डी ऑर्बिटल्स के थ्री डी के बीच में, और एक फोर डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो, और एक फाइव डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो। तो यहाँ पे देखो एन इज इक्वल टू 3 है, 4 और यहाँ 5 है, तो एन इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है साइज ऑफ ए डी ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रही है। देन क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ ए फेज वाइज ओवरलैपिंग क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगा कि है ना एन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ऑफ है ना साइज ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है ना। तो एक्सटेंट ऑफ ए फेज वाइज ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए होता है कि जितना ज्यादा ऑर्बिटल की जितनी ज्यादा साइज होगी उतनी ज्यादा फेज वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे फेज वाइज ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे ना डेल्टा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया डेल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है, लेट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, है ना, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना अलोंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा वो कैसा होएगा, सिग्मा बॉन्ड होएगा। और अगर इसके जो परपेंडिकुलर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा वो पाई बॉन्ड, या फिर अकॉर्डिंग टू अगर फोर फोर लोब इंट्रक्शन हो रही है तो डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग इंट्रक्शन, इन इंट्रक्शंस के कारण हमें बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले ली हमने, एक्स एक्सिस है हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। अब पी एक्स से इनके बीच में अगर है ना एक्स एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सपोज करो ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी एक्स जो पी एक्स ऑर्बिटल है ये एक्स एक्सिस है, तो इनकी लोब्स है ना इसी एक्सिस के अलोंग रहेगी। तो यहाँ है ना इनके बीच में अगर ओवरलैपिंग होती है, दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ये ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन सकता है, या तो सिग्मा या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन सकता है, ठीक है। अगर है ना पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग बन जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव दूसरे ऑर्बिटल का अगर नेगेटिव रहेगी, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो है ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी बात आती है ना पी वाई ऑर्बिटल के बीच में। अब हमें पता है ये हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली, ये एक्सिस। अब है ना पी वाई ऑर्बिटल्स की लोब कैसे होगी, ये एक पी वाई ऑर्बिटल की लोब हो गई, ये दूसरे पी वाई ऑर्बिटल की लोब हो गई। अब हमें पता है कि यहाँ पे है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, है ना, चारों लोब एक दूसरे से ऊपर, जो प्लेन के ऊपर वाली लोब से वो ऊपर से इंटरेक्ट कर लेगी, नीचे वाली नीचे से इंटरेक्ट कर लेगी, है ना। तो ये प्लस और माइनस का मतलब यही होता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली, उसके ऊपर एक लोब है और एक नीचे एक लोब है, इसी टाइप से इसका मीनिंग होता है। तो है ना ये फोर फोर टू टू लोब इंटरेक्शन होएगा भाई, दो लोब इंटरेक्शन हो रहा है, दो लोब इस ऑर्बिटल की इंटरेक्ट करिए, दो इस पी वाई ऑर्बिटल की, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पी पाई सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे या तो कैसे अब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्डिंग बन जाएगा, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव में पाई एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट ऑर्बिटल है पीजेड। यहाँ पे भी सेम वही है कि है ना जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक्स एक्सिस है ना, और इसके परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, तो इसके अगर है ना इनके बीच में फिर ओवरलैपिंग होगी तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो पाई का, और डिस्ट्रक्टिव में पाई एंटी बॉन्डिंग का। अब यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग का अगर हम समझे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और दूसरे ऑर्बिटल का नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर ये वाली ओवरलैपिंग होती है ना तो यहाँ पे है ना पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, है ना, अगर ये ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास कैसा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, मतलब इस वाली का जो रिजल्ट रहेगा ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये इस टाइप का रहेगा, और इस बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे है ना बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव एक नोड बन जाएगी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये इस टाइप की बॉन्डिंग रहेगी।
मतलब इसकी ओवरलैपिंग होने से ये रिजल्ट आएगा और इनकी ओवरलैपिंग होने से ये रिजल्ट आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा और ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब है ना डी एक्स स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में हमें पता है कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसकी जो लोब्स होती है ना अलोंग द एक्सिस रहती है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सिमिलरली है ना दूसरा भी है ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया, दूसरा हो गया। हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने कौन सी ले रखी है, एक्स एक्सिस ले रखी है। तो यहाँ पे इनके बीच में है ना बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, तो या तो सिग्मा बनेगा कंस्ट्रक्टिव से या फिर डिस्ट्रक्टिव से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जो लोब्स का ना सेम साइन वाली लोब्स का इंटरेक्शन होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है अपोजिट साइन वाली लोब्स का ओवरलैपिंग होना। अब यहाँ पे देखो डी एक्स वाई, अब इनकी लोब्स हमें पता है कि कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है ना। ये कौन सी एक्स एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल और ये हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टू टू लोब इंटरेक्शन होएगा, ये वाली लोब है ना। तो कैसा इंटरेक्शन है, टू टू लोब इंटरेक्शन है। तो टू टू लोब इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होएगा, ठीक है। तो इनके इंटरेक्शन से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, या तो पाई बनेगा या पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें है ना डी वाई जेड, एक तो ये कैसा है, बिटवीन द एक्सिस है, ये हमने मान लिया। अब वाई जेड वाली जो ऑर्बिटल्स की बिटवीन द एक्सिस ये लॉब्स रहेगी, और एक्स एक्सिस क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर ही है ना भाई, हमारी एक एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो इनके बीच में क्या होता है कि सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है। इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है ना यहाँ पे है ना एक सिंपल सी चीज देख लो कि हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स में 4 लोब होती है, ठीक है। डबल डबल शेप्ड होता है तो 4 लोब्स होती है। और अगर जैसे वाई जेड और वाई जेड है ना, और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना इसके अदर कोई है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस वाला ऑर्बिटल अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल में नहीं है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, डेल्टा या डेल्टा एंटी बॉन्डिंग, है ना, ठीक है। अब क्या इसमें है ना चारों लोब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएगी, कहने का मतलब है डेल्टा बॉन्डिंग में। अब जैसे कि ये डी एक्स जेड है और ये डी वाई जेड है, ये हो गया डी एक्स जेड हो गया, ये एक्स और ये जेड हो गया, और दूसरा है डी वाई जेड। तो इनके बीच में है ना ओवरलैपिंग से कैसा बनेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। इसको 3D में जूम करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर 2D में अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो डी एक्स जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला है, दूसरा ये है। अब जो इनकी लोब्स रहेगी ना वो परपेंडिकुलर रहेगी। इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स, है ना, सिंपल सा है। इसकी लोब्स भी अलोंग द पी एक्स एक्सिस है, इसकी भी एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच में है ना बॉन्ड फॉर्मेशन से सिग्मा या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। डी एक्स वाई पी वाई, तो यहाँ से है ना पाई या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। पी एक्स पी वाई, अब यहाँ पे देखो नॉन बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये तो है पी वाई की लोब्स है और ये है पी एक्स की लोब है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव वाला पार्ट है ये, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ना ये इससे भी इंटरेक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव वाला नेगेटिव इस नेगेटिव वाले से, तो ओवरऑल देखेंगे ना तो कैसा रिजल्ट आएगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव से जो इंटरेक्ट हुआ और पॉजिटिव नेगेटिव से इंटरेक्ट हो गया ना। तो इस वाला का जो ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहेगा, नॉन बॉन्डिंग रहेगा।
भाई ये बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन हो गई, तो ओवरऑल अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देगी और ये कैसा नॉन बॉन्डिंग टाइप की इंटरेक्शन हो जाएगी। तो सिमिलर ये वाले जो केस है ना, यहाँ पे भी है ना यही वाली बात हुई है, मतलब इसी टाइप से इंटरेक्शन हो रही है। अभी इसे 2D में एज्यूम करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना समझ में, 3D में तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी एक्स जेड और डी वाई जेड। अब इसको ऐसे है ना, डी ऑर्बिटल्स में अगर एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला खुद है और दूसरे वाला डी ऑर्बिटल है बिटवीन द एक्सिस लोब्स है ना, और दूसरे वाला डी ऑर्बिटल्स है ना कि जिसमें ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, ठीक है, तो उस टाइप वाले में इंटरेक्शन होकर नॉन बॉन्डिंग रिजल्ट करता है। इस टाइप से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अब तो लेट दूसरा एक क्वेश्चन है, लेट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज अ जेड एक्सिस, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग इंटरेक्शंस। कौन सी ले ली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस ले ली। ठीक है, अब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स, अगर ये है ना, ये अगर जेड एक्सिस है हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पी एक्स के जो लोब्स होगी वो कैसे होगी, ये पी एक्स की लोब होगी है ना, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग कैसी करेगी, या पाई एंटी बॉन्डिंग को है ना रिजल्ट करेगी, मतलब एक्स एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही हो गई ना जेड एक्सिस के। दूसरा एग्जाम्पल है जेड एक्सिस है और डी है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में फेज वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही है ना जेड के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे है ना डेल्टा या डेल्टा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा। सिमिलरली इसमें भी है ना ये बिटवीन द चार चार लोब्स इंटरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि डबल डबल शेप्ड शेप है डी की, और है ना इसमें ये दोनों ही है ना परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के, तो यहाँ पे भी डेल्टा या डेल्टा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। पीजेड है ना अलोंग द एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि तो सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब ये देखो डी वाई जेड और डी वाई जेड, तो यहाँ पे है ना जेड एक्सिस है और बिटवीन द एक्सिस लॉब्स होगी, तो पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो ये जेड है और ये वाई है, तो इस प्रकार से लॉब्स होगी। सिमिलर दूसरा ऑर्बिटल भी यही होगा, ये जेड है और ये वाई है, तो ये वाली है ना टू टू लॉब्ड इंटरेक्शन हो जाएगी, जिससे पाई या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। नेक्स्ट डी एक्स जेड, और दूसरा अगर यहाँ पे इसे ही है ना, मतलब परपेंडिकुलर तो रहेगी सेम है ना, जस्ट लाइक ऐसा ही कैसे यहाँ पे भी पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं दी हुई हो क्वेश्चन में, तो हमें जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेनी होती है ना वो जेड एक्सिस लेनी होती है। सिंस सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड से, सो वी कैन से दैट एक्सियल ओवरलैपिंग इज डोमिनेट ओवर द कोलेटरल ओवरलैपिंग। मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हो ना, अगर स्ट्रॉन्ग देखे तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द पाई बॉन्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एक्सियल जो ओवरलैपिंग है ना वो मोर डोमिनेट करती है कोलेटरल ओवरलैपिंग पे, क्योंकि जैसी ओवरलैपिंग होगी वैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। अब नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग और ए बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना। एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है ना, एक तो एन पे डिपेंड करती है ना, और दूसरा है ना डायरेक्शनल करेक्टर पे है ना। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ना साइज ऑफ ऑर्बिटल के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फेज वाइज ओवरलैपिंग की बात नहीं हो रही है, फेज वाइज ओवरलैपिंग का केस उल्टा है इसके है ना। तो एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो ये है ना साइज ऑफ ए ऑर्बिटल के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्शनल करेक्टर का मतलब हो गया कि जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक डायरेक्शन में रहेगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट रहेगी। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अच्छे से डायरेक्शन वाली रहेगी ना, तो जितनी ज्यादा डायरेक्शनल करेक्टर होंगे ना उतनी ही ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अब की पॉइंट्स देखते हैं। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव ए मोर डायरेक्शन। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है कि जो मतलब एक दूसरे के साथ है ना, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही तो ऑर्बिटल बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि मोर डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होते हैं देन द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे कि ये अगर sp3 हाइब्रिड, एक तो sp3 है ये, एक ये p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल है, तो ये कैसा हो गया, ये तो हाइब्रिड हो गया है ना, s और p से हाइब्रिड होके बन रहा है ना, और ये p हो गया प्योर और ये s हो गया, तो है ना sp3 में जो हाइब्रिड जो डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होंगे। फिर है ना s तो है ना स्फेरिकल होता है ना, चारों दिशाओं में सेम रहता है, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है ना डबल शेप्ड होता है, तो है ना p ऑर्बिटल का डायरेक्शनल करेक्टर ज्यादा होता है देन s ऑर्बिटल से।
अब होता है साइज ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। डिपेंड, साइज ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करती है, अनहाइब्रिड की, है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है ना एन की वैल्यू, है ना, उस पर डिपेंड करती है। एन इंक्रीज होने पे क्या होता है कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि 1s 2s 3s, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एस ऑर्बिटल है लेकिन है ना एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जो साइज है ना एस ऑर्बिटल की लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली देखिए पी पी सारे पी ऑर्बिटल से, पर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो साइज क्या होगी कि 6p की सबसे ज्यादा होगी, फिर 5p की, है ना, फिर 4p की, 3d 4d 5d। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज होगी। एन इंक्रीजेस देन साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि इंक्रीज होती जाती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी कि डिक्रीज होगी, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है ना एक्सटेंट, वो क्या होती है कि एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि डिक्रीज होती जाती है। अब जो बॉन्डिंग है ना, अगर ओवरलैपिंग की डिक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होएगी, और जो बॉन्ड ही वीक है तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिक कम होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आल हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि आल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव आइडेंटिकल शेप, मतलब जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे चार जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके आइडेंटिकल शेप होती है, ठीक है, आइडेंटिकल डायरेक्शन करेक्टर होते हैं, बट डिफरेंट साइज एंड देयर साइज इज इनवर्स। बट मतलब जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल शेप के होते हैं, मतलब आइडेंटिकल डायरेक्शनल करेक्टर उनमें आइडेंटिकल रहेंगे। बट जो डिफर कहाँ आता है ना, साइज का डिफरेंस आता है, और साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके परसेंटेज करेक्टर जितने ज्यादा होंगे साइज उतनी ही कम होएगी। मतलब जो साइज अगर देखा जाए तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होने पे साइज कम होएगी। तो जो साइज होती है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल की, है ना, वो क्या होती है, परसेंटेज करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि जो डायरेक्शन करेक्टर अगर देखा जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सब में सेम होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किससे किया जाता है, परसेंटेज करेक्टर से किया जाता है। जितने ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होंगे उतनी ही ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी, क्योंकि उतनी ही है ना उसकी कम साइज होगी। तो देखिए यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे sp है ना, तो परसेंटेज करेक्टर 25 है, 33 है, और 50% है ना। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्शन करेक्टर तो सेम है, लेकिन है ना परसेंटेज करेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो मतलब परसेंटेज करेक्टर जितने ज्यादा होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बॉन्ड बनाएगा, और उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यार मतलब यही चीज तो मैं बहुत पहले भी कर सकती थी ना यार। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे देखिए ये है ना बॉन्ड है ना, ये कैसा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और ये कार्बन sp2 है और ये sp है। तो जो sp3 और ये s ऑर्बिटल इसका है ना ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3s है, यहाँ पे sp2s और यहाँ पे sps ओवरलैपिंग है। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे, अप टू डाउन जाने पे हम देख रहे हैं कि है ना परसेंट एस करेक्टर तो इंक्रीज हो रहे हैं इस वाले ऑर्बिटल में ना। परसेंट एस का साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा कि इंक्रीज होएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कि जो CH बॉन्ड की है ना इंक्रीज होएगी। ठीक है, अब क्या होता है चार्ज डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वैल्यू वॉल्यूम से लेते हैं। उसी प्रकार अगर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, चार्ज बाई वॉल्यूम को हम बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एसिडिक नेचर एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। एसिडिक नेचर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, जो कॉन्जुगेट है ना कॉन्जुगेट बेस बनता है ना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं ना जैसे कि है ना इसका एसिडिक, अगर ये वाला सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर तो है ना मतलब H+ आयन बहुत रेयर कम देगा ना। लेकिन है ना चार जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है एसिडिक नेचर का और बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, जो एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, जो H+ निकलने के बाद में, जैसे कि है ना यहाँ से है ना H+ निकलेगा ये, तो यहाँ पे ये वाला चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर रहेगा। तो एसिडिक नेचर भी है ना, एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इफ बोथ साइज एज वेल एज डायरेक्शनल करेक्टर वारी एट द सेम टाइम, मतलब अगर है ना साइज भी चेंज हो रही हो और है ना डायरेक्शनल करेक्टर भी चेंज हो रहे हो, देन है ना हम क्या करते हैं कि एक सेम टाइम पे देन है ना साइज होती है ना वो डोमिनेट करती है ओवर द डायरेक्शनल करेक्टर, राइट। तब क्या होती है कि साइज है ना डोमिनेट करती है डायरेक्शनल करेक्टर पे अगर सेम टाइम पे वारी कर रहे हो। जैसे 1s है और ये 2s है ना, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी, वो तो यहाँ पे तो ओनली साइज ही वेरी कर रही है, यहाँ पे भी साइज ही वेरी कर रही है, जितना ज्यादा साइज कम होगा। अब यहाँ पे देखो SS ऑर्बिटल और एक PP ऑर्बिटल है, डायरेक्शन करेक्टर इसमें ज्यादा है तो PP जो सिग्मा बॉन्डिंग रहेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे है ना ये डायरेक्शन करेक्टर किस में ज्यादा है, P में ज्यादा है, और साइज किसकी कम है, 1s की है। तो अगर साइज भी डोमिनेट यहाँ पे है ना साइज भी वारी कर रही है इस वाले एग्जांपल में और है ना डायरेक्शनल करेक्टर भी, लेकिन साइज डोमिनेंट होगी तो 1s की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी देन 2p ओवरलैपिंग है। 2p एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में हम बात करते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है कि कोलेटरल ओवरलैपिंग पे डोमिनेट करती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द पाई बॉन्ड। अब जो ऐसे सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द पी पाई है ना, यहाँ पे देख 2s के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है और ये 2p के बीच में है ना पाई बॉन्डिंग हो रही है, तो है ना एक्सियल ओवरलैपिंग इज डोमिनेट ओवर द कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग है ना। एक्सटेंट ऑफ ए ओवरलैपिंग में देखिए 1s 2s 3s एंड 4s, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि सब ओनली n वेरी कर रहा है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए sp यहाँ पे भी है ना जो साइज का ही है ना डायरेक्शनल करेक्टर तो सेम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन साइज क्या हो रही है कि है ना साइज इंक्रीज हो रही है ना, तो ये ऑर्डर सही है। अब यहाँ पे देखिए sps sp2s एंड sp3s है ना, तो साइज क्या हो रही है कि s ऑर्बिटल की तो सेम है, यहाँ पे सबसे कम साइज sp की है, परसेंट एस करेक्टर जितने ज्यादा है इसमें परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है तो उतनी ही है ना ऑर्बिटल की साइज कम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा है। तो ये हो गया एक SPS है। देखो यहाँ पे SP और SP तो कॉमन है, वारी कौन कर रहा है, ये S वारी कर रहा है और यहाँ पे P वारी कर रहा है, डायरेक्शन करेक्टर इसमें ज्यादा है तो SP P ओवरलैपिंग होगी ना वो डोमिनेंट करेगी और SP S ओवरलैपिंग पे। नेक्स्ट एग्जांपल है SP SP2P और SP3P है ना, तो P तो यहाँ पे ये तो कॉमन है। अब यहाँ पे देखो SP2 और SP3, तो यहाँ पे है ना अगर परसेंटेज करेक्टर देखे तो सबसे ज्यादा इसमें मतलब साइज इसका सबसे कम है, तो जितना ज्यादा साइज कम होएगा उतनी ही है ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल है SSPP सिग्मा बॉन्डिंग, SP और PP पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन करेक्टर के हिसाब से देखें तो एक नंबर तो क्या किसका आएगा सब में है ना, सबसे पहले तो है ना ये तो 4 नंबर पे आ जाएगा क्योंकि ये कोलेटरल ओवरलैपिंग है। PP डायरेक्शनल करेक्टर, फिर इसमें एक P में डायरेक्शनल करेक्टर है 2 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1s 2s 2s
ओके, तो सबसे पहले तो एन का देख लेते हैं, तो है ना, सबसे एक नंबर तो इसका आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सबसे 5 नंबर इसका आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे देखो साइज सबका सेम है, ठीक है, फिर डायरेक्शन करेक्ट पे जाएंगे तो 3 नंबर इसका, 4 नंबर इसका और 5 नंबर इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये FClBrI, तो साइज इंक्रीज हो रहा है ना इसका। भाई इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, ये 2p ओवरलैपिंग है, ये यहाँ पे 3p आ गया, फिर 4p आ जाएगा और ये 5p हो जाएगा, तो है ना साइज है ना p ऑर्बिटल की इंक्रीज हो रही है। 3d 3d 4d 4d और 5d है ना, इनकी देखिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 2 3 होगी, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ भी 1 2 3 होगी, है ना ऑर्डर। लेकिन अगर डेल्टा बॉन्डिंग की बात करें तो जितनी ज्यादा साइज होगी ऑर्बिटल की, ये कैसी है, फेज वाइज ओवरलैपिंग है ना, 4 4 लोब इंटरेक्शन है, तो इसमें जितनी ज्यादा साइज होगी, जितनी ज्यादा लोब्स की साइज होगी, उतनी ही ज्यादा इंटरेक्शन होगी, तो ये डेल्टा बॉन्डिंग का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 1s 1s 2s 2s। ओके, तो सबसे पहले तो एन देखेंगे, तो सबसे एक नंबर पे तो इसकी हो जाएगी, फिर सेम एन वाली देखेंगे, तो ये देखो 2 वाली 2s 2s 2p 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 2p, तो फिर 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे, फिर 3 वाले में देखो ये 3 वाले हो गए है ना, तो फिर 5 नंबर पे ये, 6 पे ये और 7 पे ये, फिर 4s वाले में देखो तो 7, फिर 8 नंबर ये, 9 नंबर ये और फिर 10 नंबर ये, 1 4 3 2 6 5 7 10 9 8, ये इनका ऑर्डर आ गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के देखो ये sp3 और ये s ओवरलैपिंग है, ये sp2 s ओवरलैपिंग है, ये sp s ओवरलैपिंग है, तो सबसे पता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे आएगा। ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो ये कैसी है sp3, ये sp है सी है और ये sp2 है, तो सबसे ज्यादा तो किसका होएगा, ये 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 नंबर पे रहेगा, मतलब sc की सबसे ज्यादा, फिर ha की, सॉरी ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे रहेगा, फिर hp की और फिर ha की, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, देखो ये sp के बीच में है ना, ये कौन सा है, ये sp2 है कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कौन सी रहेगी, ये ए नंबर वाली रहेगी, सबसे ज्यादा ए वाली रहेगी, फिर ये सी वाली रहेगी, फिर sp2 बी वाली रहेगी और फिर ये डी वाली रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो ये का है ना, ये कैसा है, sp2 कार्बन है, ये s कार्बन है ना, ये कैसा है, ये भी sp3 कार्बन है और ये s है ना, तो sp2 s ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, और ये कैसी है, sp s ओवरलैपिंग है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो अगर इसे 1 2 3 कहे तो सबसे ज्यादा तो किसकी रहेगी, 3 नंबर की रहेगी, फिर 1 नंबर की रहेगी और फिर 2 नंबर की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए अब ये है प्योर हाइड्रोकार्बन वाला, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो है ना होमोलाइटिक क्लीवेज है ना एज्यूम करते हैं ना, फिर देखते हैं कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज से जो फ्री रेडिकल बना ना उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे देख लेंगे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लेंगे ना। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 3 है, अगर इस वाले का क्लीवेज होएगा तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और अगर इसका क्लीवेज हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल स्पीसीज रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर द होमोलाइटिक क्लीवेज, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला फ्री रेडिकल है, क्योंकि नो अल्फा एच है, तो इसके लिए जो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे ना तो लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, सो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल स्पीसीज विल बी द लेस,
मतलब है ना, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना भाई, कम एनर्जी चाहिए तो मतलब एनर्जी तोड़ने के लिए किसी को कम चाहिए अगर, है ना, तो मतलब वो कम कम मजबूत है, सबसे कमजोर है ना वो। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना सबसे कमजोर है, तो हम क्या देख रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 1 2 3। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी देखा जाए, हाइड्रोकार्बन्स में देखा जाए सिंपल में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितनी कम स्टेबिलिटी होएगी फ्री रेडिकल की, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करा। फ्री रेडिकल की अगर स्टेबिलिटी देखें तो इसे 1 2 और 3 है ना। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ये तो हो गई फ्री रेडिकल की, है ना, रेडिकल की स्टेबिलिटी हो गई है ना, ठीक है। और अगर है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, तो अब जितना ज्यादा जो है ना रेडिकल स्टेबल रहेगा, तो ये सबसे क्या होगा कि वीक बॉन्ड हो गया यहाँ पे, है ना, वीक बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे है ना ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी है ना, अगर sp3 वालों की अगर देखी जाती है ना, अगर कंपेयर की जाती है, तो यहाँ पे भी देखो, अब सबसे ज्यादा है ना रेडिकल कौन सा, ये वाला स्टेबल रहेगा, तो मतलब ये सबसे वीक बॉन्ड है। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे ओनली एक ही है ना रेजोनेंस है, यहाँ पे डबल रेजोनेंस है, यहाँ पे 3 है ना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस और ज्यादा है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ये हो गया 1 2 3 हो गया। अभी ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो एक तो ये बॉन्ड है, तो ये sp2 है, ये s है, ये वाली ओवरलैपिंग sp3s है, ये वाली ओवरलैपिंग sp3s है, ये वाली ओवरलैपिंग भी sp3s है, ये वाली ओवरलैपिंग sp3s है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है sps है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये वाली रह जाएगी, है ना, कौन सी, f वाली सबसे स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद में ये b वाली हो जाएगी। अब ये जो कंपैरिजन है ना a c d और e की, इनकी जो कंपैरिजन होएगी वो होएगी होमोलाइटिक क्लीवेज से, है ना, ठीक है। तो अगर इसका होमोलाइटिक यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनता है और एक यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पे तो देखो ये तो बेंजाइलिक भी है और इधर से एलाइलिक भी है ना। तो मतलब ये वाला तो है ना वीक है, सबसे वीक है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं तो ओनली एलाइलिक है, ठीक है। और इस वाले की बात करते हैं तो ये ओनली यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही लग रहा है। और ये वाला फ्री रेडिकल हो जाएगा, तो ये वाला कैसा है, बेंजाइलिक है, ठीक है। तो ये तो सबसे वीक हो गया और यहाँ ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आएगा ई आएगा, फिर ये डी आएगा, फिर ये ए आएगा और सबसे लास्ट में ये सी आएगा। तो ये इनका स्टेबिलिटी का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला कैसा है, ये sp3s है, यहाँ पे भी ये sp3s है, ये वाला sp2 है, ये कैसा है sp2sp है और ये sp है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये sp हो जाएगा, फिर sp2sp वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ना ये sp2 वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी कैसा है sp3 और ये भी sp3 है। तो इनका जो कंपैरिजन होगा वो होमोलाइटिक क्लीवेज से होएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर रेडिकल बनेगा ना तो एलाइलिक है ना। तो ये डी बॉन्ड है ना सबसे कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर इसके बाद में ई वाला आ जाएगा और फिर डी वाला आ जाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो ये था है ना बेसिक इंट्रोडक्शन जीआईओसी का, है ना, ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड। इसके बाद में हम है ना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, अच्छे से चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस चीज़ को आपको और एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। Thank you so much for watching this class.